सो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की सपोर्ट मटेरियल हिस्ट्री का गाइस, चैप्टर सेकंड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यानी डिस्कस करने वाले हैं लेखन कला कैसी थी और शहरी जीवन जो सिटी लाइफ थी वो कैसी थी और लेखन की कला क्या क्या थी, इसमें कैसी कैसी चीज़ों का हम लिखने में प्रयोग करते थे और जीवन उनका कैसा था। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मेसोपोटामिया। तो इसके बारे में पढ़ना है कि मेसोपोटामिया कौन सा शब्द है, इन शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यह शब्द एक यूनानी शब्द है। ठीक है, तो ये ना दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मैसोस, ठीक है, और दूसरा पोटोमस। जो मैसोस का मतलब होता है उसका मतलब होता है मध्य यानी बीच का, और पोटोमस का मतलब होता है नदी से मिलकर बना। ठीक है, नदी से मिलकर बना। ठीक है, इस तो मेसोपोटामिया दजला व फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है यानी दर्शाता है कि दो नदियों के बीच का एरिया क्या है, मेसोपोटामिया। सो गाइस हम इसको आपको समझा सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया है, आप ऐसा सपोज करिए कि एक नदी ये है जो हमारे लेफ़्ट साइड में है, इसका नाम हम रख देते हैं दजला। ठीक है, समझाने के लिए इसे रख देते हैं दजला। और सेकंड नदी इस साइड जो राइट साइड से आ रही है इसको रख देते हैं हम फरात। ठीक है, ये हुआ। और इसके जो बीच का एरिया ये गाइस, ये इसको क्या रख देते हैं हम, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया इसका नाम रख देते हैं। तो गाइस आप क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पर कि एक नदी लेफ्ट से आ रही है, एक तरफ राइट से आ रही है, और जो इसके बीच का एरिया है, जो नदी के बीच का एरिया आपको तो पता ही है, जो जहाँ पर पानी होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर नदी होती है उसके आसपास का एरिया क्या होता है, उपजाऊपन होता है, और वहाँ पर कृषि कर सकते हैं। कृषि करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा, हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए लोग यहाँ पर रहते थे। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का एरिया है। ठीक है, जो उपजाऊ भी है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सो हमारा सेकंड है, यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है, इराक गणराज्य का, जो मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी यानी जो हमें उसके बारे में नॉलेज मिलती है, आज जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसके स्रोत है इमारत, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं और लिखित दस्तावेज। इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमें ऐतिहासिक जानकारी मेसोपोटामिया के बारे में मिल रही है। आप याद रखना कि अभी कहाँ पे जो मेसोपोटामिया इराक गणराज्य का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता है। तो गाइस जो मेसोपोटामिया का देखा जाए तो दक्षिणी भाग को क्या बोलेंगे, सुमेर और अकद। बाद में इसे भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है, जो बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसकी उत्तरी भाग को आसीरियाई के कब्जे होने के कारण आसीरिया कहा जाने लगा। यानी आसीरिया लोगों ने किस पर कब्जा कर लिया, इसके उत्तरी भाग पर, जो नॉर्थ पार्ट है ना, तो उसमें आसीरियाई लोगों ने कर दिया, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने नाम रख दिया, आसीरिया कहा जाने लगा। सुमेरियन, अकद और आरामाइक इनकी प्रमुख भाषा है। तो देखो गाइस इनकी भाषा क्या है, मेसोपोटामिया सुमेरियन, अक्कद और आरामाइक, तीन भाषा है। नेक्स्ट हमारा इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उर्रुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। तो गाइस नेक्स्ट हमारा, अब हम कर लेते हैं मैदान की बात। यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी गाइस इसका मतलब होता है कि बड़े बड़े घास के मैदान। ठीक है, जहाँ पर लंबी लंबी घासें होती है। अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। अतः यह कृषि, पशुपालन, व्यापारिक आजीविका के विभिन्न साधन हैं। या इसका मतलब क्या है, मेसोपोटामिया में कृषि भी की जा रही है, पशुपालन भी किया जा रहा है, व्यापार भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, कांसे, क्योंकि उस वक्त गाइस आधुनिक समय तो था नहीं, इसीलिए उस समय कांसे जो धातु होता है उसके इस्तेमाल करते थे औजार बनाने में। यहाँ के उर्रुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है, शीर्ष। ठीक है, जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, वर्क शीर्ष नाम है। ठीक है गाइस, एक लेडीज़ का जो हेड होता है उसे संगमरमर से बनाया गया है, वर्क शीर्ष नाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन शहरी जीवन और एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यानी श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। यानी उस समय की जो सिटी लाइफ और उसकी जो इकोनॉमिक थी उनकी दो विशेषता थी, श्रम विभाजन यानी जो काम को बांटा गया था, और दूसरा श्रम सामाजिक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा
यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था, जिन्हें तुर्की, इराक और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। यानी ये क्या था, खाद्य संसाधन। यानी खाद्य संसाधन क्या होता है, एक तरीके से जीवन यापन करने के लिए, जैसे खाना, अनाज, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो भी किस्में होती है खाने की, ठीक है, कृषि, तो ये सब क्या होती है, खाद्य पदार्थ होती है। तो खाद्य संसाधन के तो समृद्ध थे यानी अमीर थे, मगर परंतु खनिज संसाधन, खनिज, ठीक है गाइस, खनिज में क्या हो गया, जितनी भी धातुएं हो गई वो खनिज के अंतर्गत आती है, तो उनके पास थी नहीं। मगर अभी क्या करते हैं, तुर्की और ईरान से और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। सो गाइस नेक्स्ट हमारा, यह व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जलमार्ग द्वारा फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। यानी पूरे विश्व में कौन सी मार्ग प्रसिद्ध है, जो फरात नदी थी वो प्रसिद्ध थी, ठीक है। और व्यापार के लिए सबसे अच्छा परिवहन क्या था, यहाँ पे जलमार्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। यानी लेखन कला का जो कहा जाए तो विशेष मकसद क्या था, कि हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए। यानी हमारे पास एक तरीके से डाटा हमारे पास रहे किसी भी चीज़ का, व्यापारी अपने व्यापार का डाटा रखे, राजा अपने राजमहल में हर चीज़ का डाटा रखे। यानी उससे क्या होता है कि हमें एक तरीके से क्या होते हैं, नज़र रख सकते हैं कि हमारा जो काम है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। सो गाइस आते हैं अब अपने नेक्स्ट पे। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इन पर सरकंडे की तीखी नोक से किलकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। इन पट्टिकाओं को धूप में सुखा लिया जाता था। यानी सबसे पहले गाइस जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई, जो फर्स्ट पट्टिकाएँ जो पुरातात्विक को मिली होगी गाइस, उसका मतलब क्या है, उसमें सरकंडे की नोक से लिखी गई है, ठीक है। नोक किसकी, सरकंडे की बनी हुई है। और किलकार भाषा, लिपि कौन सी है, किलकार लिपि है, ठीक है। पट्टिकाओं को धूप में सुखाते हैं। और धूप में क्यों सुखाते हैं, ताकि वह स्ट्रोंग हो सके, ठीक है गाइस, स्ट्रोंग हो सके क्या, पट्टिका, ताकि वो लंबे समय तक टिकी रहे। नेक्स्ट हमारा किलकार। किलकार क्या है गाइस, एक लिपि है। किलकार या लतीन भाषा क्यूनियस जिसका अर्थ होता है घूटी, और फॉर्म जिसका अर्थ होता है आकार। इसका मतलब दोनों को मिलाएंगे तो घूटी आकार। किलाकार का मतलब क्या होता है, घूटी आकार, ठीक है। यही लिपि का प्रयोग किया गया था सबसे पहली पट्टिकाएँ में। नेक्स्ट हमारा, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, जिन्हें चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा और तथा बहुत कम थी, ठीक है। बहुत कम संख्या में लोग पढ़े लिखे थे जिनको किस चीज़ का ज्ञान था, चिन्हों का ज्ञान था। नेक्स्ट 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ, या हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, ठीक है। आरामाइक का प्रवेश हुआ, ये किससे मिलती जुलती थी, मैच खाती थी हिब्रू भाषा से। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। कौन सी भाषा, आरामाइक का प्रवेश हुआ, ठीक है, इसीलिए आरामाइक भाषा की बात कर रहे हैं, लगी थी। और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है आरामाइक भाषा और हिब्रू, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिलती जुलती है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में शहर मंदिर के चारों ओर व्यापार केंद्रों के रूप में, शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। तो गाइस जो मेसोपोटामिया में शहर मंदिर के चारों ओर, ठीक है, मंदिर के चारों ओर और व्यापारिक केंद्रों के रूप में, एक शाही शहरों के रूप में विकसित हुए। यानी जो वहाँ पे शहर विकसित हो रहा है तो उन्हें बड़ी सोच समझ के बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे मंदिर भी हो, वहाँ पे लोग व्यापार करके जीविका भी कमाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, मेसोपोटामिया के कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों की तरह थे। अंतर केवल मंदिरों की बाहरी दीवारों के कारण था, जो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी थी। उर, चंद्र एवं इनाना यहाँ की प्रमुख देवता थी। तो इन्होंने गाइस बताया कि यह क्या, मंदिर साधारण घरों के जैसे थे। यानी मंदिर तो साधारण थे, मगर कुछ अंतर था उसमें। अंतर केवल किसका था, बाहरी दीवारों के कारण था, जो खास अंतराल के बाद भीतर की ओर बाहरी मुड़ी जाती है। इन जो मंदिर की दीवारें हैं ना, उसमें कुछ जो डिफरेंस था, जिसकी वजह से क्या होता है, घर और मंदिर में डिफरेंस मिल सकता है देखने को। और यहाँ पर उर और इनाना, उर मतलब चंद्र, चाँद, और इनाना मतलब प्रेम व युद्ध की देवी, लव एंड वॉर की देवी। कौन है, इनाना, यहाँ की प्रमुख देवी देवता थे जिनकी आराधना की जाती थी। नेक्स्ट है गाइस हमारा, 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तन हो गया। यानी बस्तियों का विकास कब हो रहा है,
5000 ईसा पूर्व, जिनमें से कुछ बस्तियाँ इतनी बड़ी होगी कि अब आके जाके उनका ट्रांसफॉर्म हो गया शहरों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। उरवासी घर बनाते समय शकुन अपशकुन पर विचार करते थे, यानी यहाँ की आइडियोलॉजी थोड़ी पुरानी थी। ठीक है, शगुन अपशकुन पर ध्यान रखते थे। और यहाँ पे उर नगर में क्या था, ज़्यादा खर्चा ज़्यादा सोचा नहीं जाता था। किसके बारे में, नगर नियोजन पद्धति के बारे में, जैसे गलियों के बारे में, जल निकास प्रणाली के बारे में। तभी यहाँ की जो गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी थी और जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। कहाँ की, उर नगर की, मेसोपोटामिया की उर नगर की। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उद्वाधार पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। इसका कारण यह बहुत समृद्ध और खुशहाल था। यहाँ जिमरिलियम का राजमहल मिला है तथा एक मंदिर भी मिला है। यानी इन्होंने सिंपल सी बात की है, 2000 ईसा पूर्व क्या मिला, मारी क्या है, एक शाही राजधानी है। आप तो पता है शाही राजधानी है, उसके साथ साथ क्या है, व्यापारिक स्थल पर स्थित है। इसका मतलब क्या है, एक तो इनकी प्रतिष्ठा भी मिल रही है और इनका व्यापार भी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, इनका राजस्व भी बढ़ रहा है। इसीलिए ये खुशहाल भी है और क्या है, समृद्ध भी है। क्या, कौन से नगर, मारी नगर। ठीक है, मारी नगर। नेक्स्ट हमारा एकल परिवार को आदर्श माना जाता है, जिसमें पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल हो। ठीक है, यानी आज से बहुत साल पहले ही गाइस एकल परिवार यानी संयुक्त परिवार को ना मानकर क्या माना इन्होंने, एकल परिवार के बारे में माना, जिसमें क्या होता है, पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। छोटा परिवार पिता परिवार का मुखिया होता है इसमें। और कानूनी दस्तावेज जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार संबंधी संबंध या की यहाँ से जानकारी मिलती है हमें। कानूनी दस्तावेजों से हमें इन सब के बारे में, विवाह, उत्तराधिकारी के संबंध, इन सब के बारे में मिलता है। और मुखिया कौन होता है, पिता होता है। किसमें, एकल परिवार में। काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया की बड़ी देन है। यानी जो काल गणना है, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया बात कर रही है और गणित के बारे में बात कर रही है, ये किसकी देन है, मेसोपोटामिया की देन है। इस सभ्यता के लोग गुणा भाग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज आदि से परिचित थे, जो आजकल हम पढ़ते हैं गाइस। आज से कई साल पहले इनका विकास मेसोपोटामिया में हो चुका था। सो गाइस नेक्स्ट हमारा काल गणना के लिए यहाँ के लोग एक वर्ष का 12 महीने में, 1 महीने का 4 हफ्ते में और 1 दिन का 24 घंटे में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजित किया गया था। ठीक है, आप देख सकते हो इनकी कैलकुलेशन कैसी थी कि एक वर्ष में कितने महीने होंगे, 12, 1 महीने का 4 हफ्ते होंगे, 1 दिन का 24 घंटे और 1 घंटे का 60 मिनट, जो आज रियल है। ठीक है, आज हमारे लिए 1 घंटा 60 मिनट है, 24 घंटा 1 दिन होता है और 4 हफ्ते 1 महीने बन जाते हैं। आज से कई हज़ार साल पहले इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया था। ठीक है, इनकी जो सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी मेसोपोटामिया के लोगों का। नेक्स्ट है समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा बनाया गया और वहाँ से यह रोम और इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। गिलगेमिस उरूक नगर का शासक था, यानी एक किंग है गिलगेमिस, जो महान योद्धा भी था, शासक भी है, जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, यानी इसने अपने राज्य के क्षेत्र को क्या किया, फैलाया। किसने, गिलगेमिस ने। आसीरियाई शासक अश्शुरबनीपाल ने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगवाकर निनवे में एक पुस्तकालय स्थापित की। यानी जो असीरियाई शासक, जिसका नाम क्या है, अश्शुरबनीपाल, उसने पुस्तकालय की स्थापना की। और उसके लिए क्या किया, उसने बेबीलोनिया से क्या मंगाई, मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगाई और उसे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। सो गाइस नेक्स्ट है नेबोपोलसर ने 625 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया था। ठीक है, किसने कराया था, नेबोपोलसर ने। अगला है हमारा 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने पर बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बन रहा। नेबोनिड्स स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक था। यानी अंतिम शासक कौन है, नेबोनिड्स। और उन्होंने क्या बताया, 331 ईसा पूर्व सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर रहा। यानी सिकंदर ने किसको पराजित कर दिया था, बेबीलोनिया को। ठीक है, जो बेबीलोनिया शहर था उसको पराजित कर दिया था। आई होप गाइस आपको समझ आया हो 11th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर 2 सपोर्ट मटेरियल।